इस विशाल चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे नोएडा से सांसद और पूर्व में भारत सरकार में मंत्री रहे मेरे वरिष्ठ साथी सम्माननीय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी, हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय, संवेदनशील और आप सबके साथ जुड़े हुए ऐसे हमारे प्रत्याशी श्री माननीय रामचंद्र यादव जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, हमारे कमला शंकर पांडे जी जो विधानसभा के प्रभारी हैं, सम्माननीय रामनेवल लोधी जी विधानसभा के संयोजक, अशोक जी जिला के महामंत्री, संतोष मिश्रा जी मंडल के अध्यक्ष, राजीव जी, बाबा राम भजन दास जी, हमारे चंद्रभानु पासवान जी, महंत अशोक दास जी, अजीत प्रताप जी, मंच पर विराजमान महंत जी, संत गण और सम्मानित मंच, और हमारे रुदौली में इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, माताएं, बहनें, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज रुदौली में आप सबके साथ मिलने का मौका मिला है और जिस गर्मजोशी के साथ आपने मेरा स्वागत किया है और जिस गर्मजोशी के साथ आपने करतल ध्वनि से मेरा स्वागत किया, वह मुझे बता रहा है कि आपने अरे भाई क्या कर रहे हो? रामचंद्र यादव जी को चुनाव में विधानसभा में भेजने का मन बना लिया है, तय कर लिया है। मित्रों, अयोध्या की पवित्र नगरी पर मुझे आने का मौका मिला। आज रामलला जी के दर्शन भी मैंने किए और आशीर्वाद लेकर के 2 सभाएं करता हुआ यहां आया हूं। आज दिन भर में मैं एक ही बात सोच रहा था कि अयोध्या का अपना सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक महत्व तो है ही, लेकिन देखा जाए तो यह राजनीति की दृष्टि से भी एक दिशा देने वाला इलाका है, इसको हमको याद रखना चाहिए। और जब मैं राजनीतिक दृष्टि से कहता हूं तो जो भारत की राजनीति में परिवर्तन आ रहा है, जो धार्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दृष्टि से, उसकी धरती अयोध्या एक विशेष पड़ाव है, ये हमको समझना चाहिए, ये हमको याद रखना। अब चाहे राम मंदिर का भव्य मंदिर बनना हो, चाहे दीपोत्सव होना हो, चाहे कुंभ का मेला हो, चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, चाहे मथुरा में कृष्ण की अर्चना पूजा हो, सभी का एक विशेष ध्यान देकर के, जिसे हम कहते हैं कि एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उत्थान हमको देखने को मिलता है। और उसकी प्रेरणा अयोध्या में निश्चित रूप से हम रामलला को याद करके उसे प्रेरणा लेते हैं। मित्रों, जब हम चुनाव की बात करते हैं तो हमको सिर्फ रामचंद्र यादव जी को विधानसभा में भेजना यही हमारा उद्देश्य नहीं है, यह हमारा लक्ष्य नहीं है, यह हमारा माध्यम है। कई बार चुनाव में लोग कई चीजों को जोड़ करके देखते हैं। इसको वोट देना है क्योंकि ये मेरी जाति का है, इसको वोट देना है क्योंकि ये मेरा रिश्तेदार है, इसको वोट देना है क्योंकि ये मेरे गांव का है, इसको वोट देना है कि ये मेरा फरीका पर लगता है, इसको वोट देना है क्योंकि यह हमें स्वभाव से अच्छा लगता है। अच्छी बात है मापदंड के लिए, लेकिन हम जब रामचंद्र यादव जी की बात करते हैं तो हम हमेशा लोगों को कहते हैं कि आप रामचंद्र जी को विधानसभा में इसलिए मत भेजिए क्योंकि आपके प्रिय हैं, इसलिए भेजिए क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश का भला करने का रास्ता रामचंद्र
भूपेंद्र यादव जी के विधानसभा जाने से तय हो, इसलिए वोट देना चाहिए। हम वैचारिक पार्टी हैं, हम विचार की पार्टी हैं। सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है, सत्ता माध्यम है, परिवर्तन का माध्यम है। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां परिवार की पार्टी हो गई है या क्षेत्र की पार्टी हो गई, और यह देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। आप ऊपर से उठा करके देखिए, जम्मू कश्मीर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों परिवार की पार्टी। आप हरियाणा आइए, लोकदल परिवार की पार्टी। आप उत्तर प्रदेश में आइए, समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी, बीएसपी एक व्यक्ति की पार्टी। आप वेस्ट बंगाल जाइए, टीएमसी परिवार की पार्टी और रीजनल पार्टी। आप तेलंगाना चले जाइए, केसीआर परिवार की पार्टी। आप आंध्र प्रदेश चले जाइए, टीडीपी वाईएसआर परिवार की पार्टी। आप तमिलनाडु चले जाइए, डीएमके परिवार की पार्टी। आप महाराष्ट्र चले जाइए, शिवसेना परिवार की पार्टी। आप महाराष्ट्र चले जाइए, एनसीपी परिवार की पार्टी। और तो और अब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, न ये भारतीय रह गई है, न ये राष्ट्रीय रह गई है, अब यह भी भाई बहन की पार्टी बन गई है। और बाकी सब झाड़ मार बजाते रहो और कुछ नहीं। इसलिए हम अगर देखेंगे तो विचारों की पार्टी और अखिल भारतीय पार्टी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये है। और जब हम विचारों की बात करते हैं तो हम ही थे ना, ये हमारी पार्टी थी ना, ये मोदी जी की इच्छा शक्ति थी ना, और ये अमित शाह जी की रणनीति थी ना, जिसने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को धाराशाही कर दिया और उसको हटा दिया। 50 के दशक से बोलते थे एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चले। इस देश में था, दो विधान थे, दो प्रधान थे, दो संविधान थे। भारत के कानून 125 कानून भारत के जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं लगते थे। मोदी जी ने धारा 370 को धाराशाही किया, अब सारे कानून लग रहे हैं और जम्मू कश्मीर भारत का अटूट और अभिन्न अंग बन करके खड़ा हो गया। ये हमको याद करना। हम यही अयोध्या में आप सदियों से राम जन्मभूमि की बात सोचते थे। ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी ना जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। एक समाजवादी पार्टी थी ना, गोली चलाई थी कि नहीं कार सेवकों पर। आजकल अखिलेश जी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं। मैं कह रहा हूं अब कितनी भी घंटी बजाओ, तुम्हारी घंटी बज चुकी है, आपकी घंटी बज चुकी है। अब पछतावत हो तो क्या, जब चिड़िया चुप गई खेत, अब रहा क्या? लोगों को मालूम है। यही कांग्रेस पार्टी थी ना जो कहती थी कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला ना हो, इसको लटकाइए, अटकाइए, भटकाइए। अब खुद लटके हुए हैं, भटके हुए हैं, अटके हुए हैं। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में अब भव्य राम मंदिर बन रहा है और आप लोग भी इसको देखने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये विचारों की पार्टी, ये विचार के लिए लड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार को 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं को आजाद करना चाहिए। किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट। किसी नेता में दम नहीं था, डर गए, तुष्टीकरण की राजनीति में आ गए, नहीं कर पाए। मोदी जी ने दम दिखाया और उनकी इच्छा शक्ति ने 3 तलाक को समाप्त करके 13वीं शताब्दी के कानून से मुस्लिम बहनों को आजादी दिलाई। ये काम किया तो मोदी जी ने। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, बांग्लादेश में 3 तलाक नहीं है, पाकिस्तान में 3 तलाक नहीं है, अफगानिस्तान में 3 तलाक नहीं है। ये मुस्लिम देश है, इनका संविधान मुस्लिम है।
इस्लामिक देश है। ईरान में 3 तलाक नहीं है, इराक में 3 तलाक नहीं है, सीरिया में 3 तलाक नहीं है, इंडोनेशिया मुस्लिम बहुतायत देश है, वहां 3 तलाक नहीं है। ये हमारा ही देश था जो तुष्टीकरण की राजनीति में 3 तलाक से मुस्लिम बहनों को आजाद नहीं करा रहा था, और मोदी जी ने आजादी दिला दी। ये समझना चाहिए। इसलिए वो हमारे रामचंद्र जी को भेजने का मतलब, रामचंद्र जी को भेजने का मतलब है इन सारी चीजों पर मुहर लगाना, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना, विकास के लिए आगे ले चलने की बात करना। दूसरी बात, हमारी पार्टी गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, उसको मुख्य धारा में लाने का काम, महिलाओं का सशक्तिकरण, युवाओं को ताकत और किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम, ये हमारी पार्टी का उद्देश्य है। हम इसलिए आएंगे, रामचंद्र जी को इसलिए भेजो विधानसभा में कि ये जाएंगे तो कानून बनाएंगे, ये जाएंगे तो सीधे सीधे महिलाओं को जनधन खाते का पैसा मोदी जी का सीधे सीधे आपके खाते में आएगा, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। अगर आप इनको मदद करेंगे तो यहां कोई भी बनने वाला घर बिना बिजली के नहीं होगा, सबकी बिजली पहुंचेगी और 24 घंटे बिजली मिलेगी। ये चाहते हो तो रामचंद्र जी को भेजो। उसी तरीके से आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य का कार्यक्रम, मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को, 130 करोड़ का देश है, 50 करोड़ लोगों को यानी 40% की आबादी को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हर साल एक परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ का इलाज के लिए दिया गया। हर साल 20-21 में अगर 5 लाख मिला तो 21-22 में फिर से 5 लाख मिलेगा गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए। और किसको मिल रहा है? रेडी वाला, फेरी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, ऑटो रिक्शा, टैक्सी ड्राइवर, लिफ्ट मैन, रैग पिकर, जो कूड़ेदान से प्लास्टिक उठाता है, उसको ये बीमारी के लिए, इलाज के लिए पैसा मिल रहा है। आप बताइए, ये क्रांति है कि नहीं है? ये क्रांति है कि नहीं है? पहले किसी गरीब के घर में कैंसर हो जाए किसी को तो खेत बिक जाता था, मकान बिक जाता था। अगर किसी को दिल की बीमारी हो जाए तो मकान बेचना पड़ता था तो इलाज कराता था। ये परिवर्तन ला करके दिया है, तो वो भी आयुष्मान भारत के तहत। और उत्तर प्रदेश को तो 5 साल के अंदर एक नहीं 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया है। अब दिल्ली भी नहीं जाना पड़ेगा, यही आपका इलाज होगा। इस बात को भी ध्यान रखें। और मुझे खुशी है जब मैं बोलता हूं गरीब, वंचित, पीड़ित और इलाके का विकास, तो बताइए ये राष्ट्रीय दशरथ मेडिकल कॉलेज अयोध्या में खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? ये काम किसने किया? मोदी जी ने किया। ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से उज्ज्वला, उजाला, ये सारी स्कीम, ये स्वच्छता अभियान। अब उज्ज्वला की बात करें, बहनें बैठी, पहले आपको मालूम होगा सब लोग गोईठा का इस्तेमाल करते थे चूल्हा जलाने के लिए। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? गोईठा ही बोलते ना यार, कंडा, हाँ कंडा, कंडा से आप रसोई में खाना पकाते थे। मोदी जी ने आपको गैस का चूल्हा दिया और अब योगी जी ने हर दिवाली, हर होली पर आपको एक मुफ्त सिलेंडर देना है। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन अब क्या है, बहनों को कोई कंडा नहीं, कोई गोईठा नहीं, कोई लकड़ी नहीं, एक लाइटर लेके टक से जलाया और पति देव को चाय पिलाया, बोला जाओ काम पर, जाओ काम पर लगो। ये है महिला सशक्तिकरण। बहनों में ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ये है महिला सशक्तिकरण। ये जब मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि मैं स्वच्छता अभियान में शौचालय बनवाऊंगा, तो ये चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए नेता हंसने लगे। ये कांग्रेस और सपा के नेता कहने लगे
प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता की बात करता है। मित्रों, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था 60 के दशक में कि जब मैं अपनी गाड़ी से शाम को निकलता हूं तो महिलाएं झुंड बना करके अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए निकलती हैं और मुझे शर्म आती है। ये राम मनोहर लोहिया ने 60 में कहा था, किसी ने सुन नहीं ली। मोदी जी ने 11 करोड़ इज्जत घर बना करके 11 करोड़ बहनों की इज्जत की रक्षा की है, ये हमको याद रखना चाहिए। 11 करोड़ परिवार, 11 करोड़ बच्चे, 11 करोड़ महिलाएं खेतों में जाती थी। आज कोई भी खेत में नहीं जाता है, सबके घर में इज्जत घर है। ये काम भी करने का काम किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिया, ये भी हमको याद रखना चाहिए। कभी आपने सोचा था कि किसान को पेंशन लगेगी? मैं दावे से बोलता हूं, आज प्रधानमंत्री जी को, आज प्रधानमंत्री पेंशन योजना के तहत किसान को सम्मान मिल रहा है, मानदेय मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 180 लाख करोड़ रुपए 10.5 करोड़ की जनता को 10 किश्तों में 2-2 हजार देने का काम किया है, तो वो मोदी जी ने किया है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। आप बताइए, मोदी जी और योगी जी का राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान, प्रधानमंत्री किसान अन्य योजना के तहत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और मोदी जी का अलग से, योगी जी का अलग से। यह है डबल इंजन। जब 2 इंजन मिल जाता है ना तो डबल इंजन हो जाता है। तो इसका भी हमको ध्यान में रख करके चलना चाहिए। और प्रधानमंत्री आवास योजना, लगभग 1 करोड़ 80 लाख घर बने। 1 करोड़ 80 लाख घर बने पिछले 3-4 सालों में। और उसमें भी मजे की बात देखिए, लाखों के हिसाब से घर उत्तर प्रदेश में बने। और घर क्या बने हैं? अलग से शौचालय, अलग से रसोई, अलग से रहने का कमरा, अहाता अलग से, टेरेस अलग से, और गैस का चूल्हा उसमें अलग से। ये सारी व्यवस्था के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के घर दिए जा रहे हैं। और मोदी जी ने संकल्प किया कि कोई भी देश में कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबके ऊपर पक्की छत होगी। इस बात को आगे बढ़ाने का काम। और मजे की बात, महिला सशक्तिकरण देखो, इसका मालिक नहीं होगा, इसका मालकिन होगी। घर की मालकिन महिला शक्ति होगी। महिलाओं के नाम पर घर बनेंगे और उनको ही हैंड ओवर होगा, वो भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, आज अयोध्या में एयरपोर्ट बन रहा है। ये अपने आप में अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या की बिल्कुल तस्वीर को बदल डालेगा, विकसित अयोध्या हो जाएगा। बताइए, 4 लेन 6 लेन का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सड़कें बन रही है कि नहीं बन रही है? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसी से गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित का रास्ता विकास का बनेगा, ये हमको याद रखना है। और मित्रों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि योगी जी ने 5 साल में उत्तर प्रदेश को दूसरे नंबर का आर्थिक राज्य बना दिया। दूसरे नंबर का, 7वें नंबर से छलांग लगा करके दूसरे नंबर पर आप आ गए। अब एक छलांग और लगाओ, हमारे रामचंद्र जी को भेजो और उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बना लो। इसके लिए हमको काम करना है। मित्रों, राजनीति में बहुत सी चीजें राजनीतिक घटनाओं से समझना चाहिए। और राजनीतिक घटनाओं से जब समझता हूं, कल मैं मणिपुर से लौटा, रात को टेलीविजन ऑन किया तो मैंने देखा कि करहल में अखिलेश यादव जी के साथ उनके पूज्य पिताजी करहल में वोट मांगने के लिए पहुंचे हुए। तो मैंने उसी समय कह दिया कि अखिलेश बाबू तो उत्तर प्रदेश का चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, अब तो ये करहल की चुनाव के दायरे में आ गए हैं, इनकी स्थिति यहां पहुंच गई। अगर पूज्य पिताजी को करहल लाना पड़ जाए तो आप समझिए धरती कितनी हिल गई है। ये उत्तर प्रदेश का क्या चुनाव लड़ेंगे? घर का चुनाव में फंस गए, घर के चुनाव में फंस गए। पूज्य पिताजी को लाना पड़ा और उनसे कहलवाना पड़ा। मित्रों, ये राजनीतिक संदेश होता है, इसको भी हमको याद रखना।
अभी फिर मैंने देखा कि उन्होंने कहा बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, जो जितना बड़ा नेता है उतना झूठ बोलता है। अब मैंने भी कहा कि ये बात अखिलेश जी के मुखार बिंद से कुछ शोभा नहीं देती है। जो दिन रात झूठ में जीते हो वो झूठ की बात करे, ये शोभा नहीं देती। फिर उन्होंने कहा कि ये आरक्षण ले लेंगे। अरे भैया, ये आप बताओ, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने का काम मोदी जी ने किया कि नहीं किया? आपके पूज्य पिताजी भारत सरकार में मंत्री थे कि नहीं थे? आप पिछड़ा वर्ग के हैं कि नहीं हैं? आपने पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, जो दिया मोदी जी ने दिया, ये याद रखना चाहिए। उसी तरीके से ये आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को 10% का आरक्षण मोदी जी ने दिया कि नहीं दिया? उसी तरीके से 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ाया मोदी जी ने कि नहीं बढ़ाया? ये सारे काम मोदी जी ने किए। लेकिन इनको फिर क्या कहा? फिर कहा कि संविधान की रक्षा नहीं होगी। अब इस पर भी मेरे को हंसी आई, संविधान की रक्षा। अरे भैया, एक बात बताओ, अखिलेश जी के जमाने में 200 दंगे हुए कि नहीं हुए? ये संविधान की रक्षा कर रहे थे तुम? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कहा कि मुजफ्फरनगर के दंगे में प्रशासन मूक दर्शक रहा है और प्रशासन ने कोई काम नहीं किया है और प्रशासन के कारण ये दंगे हुए हैं? कहा कि नहीं कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं कहा? ये तुम संविधान की रक्षा कर रहे थे। आप संविधान की बात करते हो। आप बताइए, आप अखिलेश जी के राज में माफिया राज था कि नहीं था? आप बताइए, इनके राज में आजम खान दंदना रहा था कि नहीं दंदना रहा था? आप बताइए, इनके राज में मुख्तार अंसारी दंदना रहा था कि नहीं दंदना रहा था? आप बताइए, आतिक अहमद दंदना रहा था कि नहीं दंदना रहा था? आजकल ये लोग जेल में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, ये गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। आप बताइए, संविधान की रक्षा किसने की? एक भी दंगा नहीं होने दिया 5 साल तक। ये योगी जी ने करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त रखा। और आप बताइए, 5 साल माफिया राज या तो उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए या जेल में जाकर के गुल्ली डंडा खेलने लगे। हुआ कि नहीं हुआ? किसने किया? योगी जी ने किया। मोदी जी का आशीर्वाद, योगी जी ने इसको करके दिया। आप बताइए, आप उत्तर प्रदेश को भय मुक्त चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आपकी बहू बेटियां, मां बहनें सुरक्षित चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? ये चाहते हैं तो योगी जी को लाना होगा कि नहीं लाना होगा? और योगी जी को लाना होगा तो रामचंद्र जी को भेजना होगा कि नहीं भेजना होगा? तो यही आपको समझने की जरूरत है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं पत्रकार भाइयों से कहूंगा कि जब अखिलेश आए तो उनसे मेरे तरफ से ये सवाल जरूर पूछना। मैं हर मंच पे ये प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, और जो लोग झूठ बोलने की बात करते हैं, मेरे बात का जवाब उनसे जरूर मांगना। और आप देखिएगा कि नेता की तासीर क्या है, नेता की सोच क्या है, नेता का मन का विचार क्या है, ये आपको बताना चाहता हूं। घटना है 23 नवंबर 2007, पत्रकार बंधुओं नोट कर लो, 23 दिसंबर 2007 एक साथ 3 कचहरियों में बम ब्लास्ट होता है। लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी, 3 कचहरियों में, कोर्ट में, 3 कोर्ट में एक साथ बम ब्लास्ट होता है। बम ब्लास्ट में 15 लोग मारे जाते हैं, 50 घायल होते हैं। इस बम ब्लास्ट के बाद इंडियन मुजाहिदीन इसकी जिम्मेवारी लेता है, और इंडियन मुजाहिदीन कहता है कि हमने दशास में एक घाट पर बम ब्लास्ट किया था, जिसमें 7 लोग मारे गए थे, 9 घायल हुए थे। श्रमजीवी एक्सप्रेस में ब्लास्ट किया था, जिसमें 13 लोग मारे गए थे और 50 घायल हुए थे। हमने नई दिल्ली, सरोजनी नगर, गोविंदपुरी और पहाड़गंज में ब्लास्ट किया है, जिसमें 62 लोग मारे गए थे। हमने संकट मोचन वाराणसी में भी ब्लास्ट किया है, जिसमें 101 लोग घायल हुए, 28 मारे गए थे। हमने मुंबई के लोकल ट्रेन में भी ब्लास्ट किया है, जिसमें 209 लोग मारे गए थे और 706 लोग घायल हुए थे। ये इंडियन मुजाहिदीन ने अपने कबूलनामा में कहा। उसके बाद यूपी के पुलिस ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने 2 लोगों को पकड़ा,
कासमी जो आजमगढ़ का रहने वाला था और दूसरे का नाम था खालिद मुजाहिद। दोनों के ऊपर ये सारे मुकदमे जो मैंने गिनाए आपको, ये सारे ब्लास्ट की जिम्मेवारी दोनों के ऊपर आई और मुकदमा चला। मुकदमा जब चला तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने 2012 में और अखिलेश जी ने तारीख नोट कर लीजिए 26 अप्रैल 2012 को उत्तर प्रदेश के शासन के ऑर्डर से 15 मुकदमे आतंकवादियों के साथ वापस लिए। उन 15 मुकदमे में ये सारे मुकदमे हैं जो मैंने आपके सामने गिनाए। ये सारे मुकदमे आतंकवादियों के वापस लिए। ये है संविधान के रक्षक। और इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने कहा, मिस्टर चीफ मिनिस्टर, यू कैनॉट विड्रॉ दीज केसेस। आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। ये भारत के संविधान के तहत आईपीसी की धारा में लगे हुए केस है, आतंकवादियों के खिलाफ है। ये देश की सुरक्षा का सवाल है। और उसके बाद तारिक कासमी पर और खालिद मुजाहिद पर, दोनों पर केस चला। खालिद मुजाहिद की जेल में डेथ हो गई थी लू के कारण और तारिक कासिम को 4 बार आजीवन कारावास यानी 4 जीवन के आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये हमको याद है। दूसरी घटना गोरखपुर गोलघर बम ब्लास्ट, इसमें भी 5 लोग मारे गए। इसमें भी तारिक कासिम पकड़ाया और साथ में यही अपना खालिद मुजाहिद, ये दोनों पकड़ा। यह केस भी विड्रॉ हुआ और इसमें भी हाई कोर्ट ने कहा तुम विड्रॉ नहीं कर सकते। अखिलेश ने विड्रॉ किया। अब तीसरा केस, डेट नोट कर लीजिए, 31 दिसंबर 2007 की रात और 1/1/2008 की सुबह 1 बजे रात को रामपुर के अपने सीआरपीएफ के कैंप में AK-56 से रामपुर में अटैक हुआ। 7 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। 7 माताओं की कोख सूनी हुई, 7 बहनें विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, कोई सुध नहीं ली। उस समय हरकत अल उल इस्लाम इस नाम का संगठन और लश्कर तोयबा का कमांडर बिहार का रहने वाला शहाबुद्दीन पकड़ाया था। शहाबुद्दीन लश्कर तोयबा का भारत का कमांडर था। एनआईए ने पकड़ा, केस चला। केस को इसी तारीख को, यही तारीख 26/4/2012 को अखिलेश जी ने केस विड्रॉ किया और हाई कोर्ट ने कहा तुम केस विड्रॉ नहीं कर सकते हो। केस चला, 4 लोगों को सजाए मौत हुई और 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन मैं अब आपसे पूछता हूं, एक बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों के 15 केस वापस ले, ऐसे घिनौने केस वापस ले, ये मुख्यमंत्री बनने लायक है क्या? ऐसे लोग मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? उत्तर प्रदेश ऐसे लोगों के हाथ में रहेगा सुरक्षित? ये इनकी नीयत है दोस्तों, तुष्टीकरण की राजनीति। देश बेच डालो, देश को मुसीबत में डाल दो, देश जाए खड्डे में, हमारी कुर्सी सलामत होनी चाहिए, ये इनका उद्देश्य है। और एक तरफ योगी जी हैं और हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो विचारों के लिए, देश के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन देश आगे बढ़ना चाहिए, इस काम के लिए जुटे। आप बताइए, मैं जो सच बोल रहा हूं, मैं चाहूंगा पत्रकार मित्रों, अखिलेश जब आएंगे तो उनसे पूछना, ये प्रश्न पूछना उनसे और दिखाना मीडिया को। मैंने तारीख के साथ बताया है, सारा तथ्यों के साथ बताया, केस बताए सारे, कौन कौन सी घटनाएं बताई हैं। ये उत्तर प्रदेश यानी रक्षक की बख्शत बन गया था। हम संविधान की शपथ लेते हैं, हम कहते हैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, संविधान को अक्षुण्ण रखूंगा। इन्होंने क्या शपथ ली है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं आतंकवादियों की रक्षा करूंगा, आतंकवादियों को अक्षुण्ण रखूंगा। ये है लोग, ये आतंकवादी के भला चाहने वाले लोग हैं। ये भारत को मजबूत होने देंगे क्या? ये प्रदेश, उत्तर प्रदेश को मजबूत होने देंगे क्या? आप चाहते हैं कि फिर से यहां बम ब्लास्ट हो? आप चाहते हैं कि फिर से गुंडागर्दी हो? आप चाहते हैं कि फिर से माफिया राज आए? अगर नहीं चाहते हैं तो रास्ता एक है, रामचंद्र यादव, याद रखिएगा, यही इसका रास्ता है। इसलिए मित्रों, आपका
आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपको सिर्फ यही बताने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो गरीबों की चिंता करती है, जो देश को मजबूती के साथ ले जाना चाहती है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के आगे बढ़ना चाहती है, जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलना चाहती है, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश का नंबर 1 का राज्य खड़ा हो, इसके सपने को लेकर के चलने वाली हमारी पार्टी है। मेरे को पूरा विश्वास है कि आपका समर्थन मिलेगा। आपने बहुत तल्लीनता से मेरी बात सुनी और जो मैंने मुद्दे रखे हैं, यह मुद्दे गांव-गांव में जरूर पहुंचाना, तथ्यों के साथ पहुंचाना। जिन लोगों ने मेरा वीडियो बनाया होगा उसमें से नोट कर लेना मैंने आंकड़े, और वो सारे आंकड़े लोगों को बताना कि ये किस तरीके से लखनऊ की गद्दी में बैठ करके आपका सौदा करते रहे हैं, आपके हितों का सौदा करते रहे हैं, आपके हितों के साथ पीठ में छुरा भोगते रहे हैं। ऐसे लोगों को घर पर बैठाना जरूरी है। इनको आराम दो और रामचंद्र को काम दो, यही मेरा आपसे निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।